तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के वेडनेसडे नाइट वॉर्स के रिव्यू में। AEW डायनामाइट एंड WWE NXT दोनों शोज के बारे में हम बात करने वाले हैं। फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें और दोनों ही शोज के बारे में जो अपने ओपिनियंस हैं आप मुझे कमेंट्स में बताएं। काफी कुछ है बात करने के लिए, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा और हम स्टार्ट करते हैं सीधा डायनामाइट के शो से। तो ये शो स्टार्ट होता है द यंग बक्स एंड हाइब्रिड 2 के मैच से। ये एक नॉन टाइटल मैच था। अगर आपको नहीं पता है तो हाइब्रिड 2 की टीम है जैक एवंस और एंजेलिको की, और एक काफ़ी अच्छा मैच हमें देखने को मिला यंग बक्स के साथ। और इन्होंने क्योंकि लास्ट वीक अटैक करा था बक्स को, तो उसके आगे स्टोरी लाइन कंटिन्यू हो रही थी। और मैच के दौरान हमें देखने को मिलता है कि एक और टैग टीम जिनका नाम है दी अक्लेम्ड, जिनको आज तक हमने लड़ते हुए नहीं देखा है डायनामाइट पे, पर AEW डार्क पे लड़ते हैं, उनके ऊपर फेंक देते हैं यंग बक्स यहाँ पे जैक एवंस को। और यहाँ पे यंग बक्स को मैच जीतना था, ये बात तो हम जानते थे। तो एक बहुत लंबा मैच चला, काफ़ी अच्छा रेसलिंग मैच था और यंग बक्स के मैच की हम तारीफ ही करते हैं। मोस्टली हर बार अच्छा मैच देते हैं और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। यंग बक्स यहाँ पे अपने मैच को जीत गए BTE ट्रिगर फिनिशर लगा के। और मैच के बाद दी एक्लेम्ड कोशिश करती है कि वो अटैक करें यहाँ पे यंग बक्स को, लेकिन SCU उनको बचा लेती है और बेसिकली हमें ये देखने को मिलता है। तो कुछ खास फिजिकल नहीं था मैच के बाद, लेकिन मैच अपने आप में काफ़ी अच्छा था। अगली सेगमेंट की हम बात करते हैं तो लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और वो था स्टिंग स्पीक्स, क्योंकि स्टिंग लास्ट वीक आ गए थे AEW के अंदर और सब लोगों को उन्होंने शॉक कर दिया था, सरप्राइज कर दिया था। और अब हम वेट कर रहे थे कि आखिर स्टिंग कहना क्या चाहते हैं। तो पहले तो यहाँ पे कोडी आते हैं रिंग के अंदर और टोनी उनकी इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं। और जैसे ही वो कोडी का इंट्रो देते हैं लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और स्टिंग अपनी एंट्रेंस करते हैं। और स्टिंग यहाँ पे आके रिंग के अंदर खड़े होते हैं। सबसे पहले आर्न एंडरसन माइक लेते हैं और उस स्टिंग को कहते हैं कि भाई हमारे बीच में बहुत सारी हिस्ट्री है, लेकिन आज तुम वापस आए हो, तुम इस मोमेंट को डिजर्व करते हो, तो अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद स्टिंग माइक लेके सबसे पहले कहते हैं भाई मज़ा आ गया मुझे यहाँ पे वापस आके। और वो टोनी को कहते हैं कि भाई पहले तो तुम मुझसे गले मिलो, इतने सालों बाद हम एक साथ एक ही रिंग में खड़े हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी मोमेंट है। और वो कहते हैं कि भाई इट्स स्टिंग, तुमने पता नहीं कितने सालों तक चीख चीख के बोला है, तो एक बार वो तुम मुझे बोल के दिखाओ। और फिर टोनी शिवानी पूरी जान लगा के चीखते हैं इट्स स्टिंग। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कमाल की मोमेंट थी, एक प्रेशियस मोमेंट थी। और उसके बाद टोनी कहते हैं भाई देखो मेरा भी कुछ काम यहाँ पे है नहीं, तुम लोग आपस में ही बात कर लो। तो स्टिंग माइक उठाते हैं और यहाँ पे बेसिकली वो कहते हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ों की याद आ गई है इस रिंग में एक बार फिर से खड़े होके, क्योंकि AEW के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। और उनमें से एक है डार्बी एलिन, जो कि ऑब्वियसली उनको अपनी याद दिलाता है। और डार्बी यहाँ पे बैठे होते हैं ऊपर स्टैंड्स में, जैसे WCW में स्टिंग बैठा करते थे। और बिल्कुल जब वो उनकी तरफ पॉइंट करते हैं तो क्राउड पागल हो जाता है। और ये काइंड ऑफ टीजर था कि हाँ कुछ ना कुछ रिलेशन डेफिनेटली होगा स्टिंग का डार्बी के साथ, क्योंकि हमें डार्बी की भी आज एक विनियट देखने को मिली थी, एक प्रोमो देखने को मिला था जहाँ पे वो कोई टेस्ट ले रहे थे और उसमें उनको स्टिंग की पिक्चर दिखाई जाती है, तो वो बस हंसते हैं, वहाँ पे कुछ कहते नहीं है। तो इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि जो पहली चीज़ वो करने वाले होगा मैनेज डार्बी एलिन को, लेकिन साथ के साथ वो एक दो मैच भी लड़ेंगे। लेकिन इस सेगमेंट में यहाँ पे कोडी भी खड़े होते हैं रिंग के अंदर और वो स्टिंग को कहते हैं कि हमेशा से मैं इस मोमेंट का वेट कर रहा था कि तुम्हारे साथ मैं एक रिंग को शेयर कर सकूं। लेकिन स्टिंग कहते हैं कि भाई देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, एटलीस्ट अभी तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं हूँ। और वो कहते हैं कि मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है यहाँ पे। और फिर वो कोडी रोड्स को पास में बुलाते हैं और वो कहते हैं सी या अराउंड किड। और कोडी रोड्स जो है वो बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे इस बात से जिस तरीके से स्टिंग उनको ट्रीट कर रहे थे। तो जबकि कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया स्टिंग ने यहाँ पे सेगमेंट में, ये काइंड ऑफ एक फ्रेश एयर टाइप था कि भाई हमें बहुत देर बाद स्टिंग से कुछ सुनने को मिला है। और वो ये भी कहते हैं कि मैं यहाँ पे कई सालों तक रहने वाला हूँ और अपनी पूरी छाप छोड़ने वाला हूँ, जो कि एक इंटरेस्टिंग बात है। और अभी हमको एग्जैक्टली तो नहीं पता उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन ज़रूर कुछ हिंट्स मिल गए इस सेगमेंट में। इसके बाद टीम टैज के साथ टैज खड़े होते हैं गाइज, और उनके साथ होते हैं उनके बेटे हुक। और यहाँ पे हमको पता लग चुका है कि अब कोडी के साथ नहीं बल्कि एक बार फिर से टीम टैज के साथ उनके बेटे ट्रेन कर रहे हैं। इसके बाद गाइज एक और टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है FTR अगेंस्ट द वारसिटी ब्लॉन्ड्स, जो कि हैं ग्रिफ गैरिसन एंड ब्रायन पिलमैन जूनियर। अब एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि टैग टीम रेसलिंग तो होती अच्छी है, लेकिन आज के शो में ऑलमोस्ट सारे मैचेस टैग टीम मैचेस थे, तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगा। और इन टैग टीम्स की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है अभी डायनामाइट पे। और अच्छी बात यह है कि उनको मौका मिल रहा है और वो अच्छे मैच डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन जब कोई स्टोरी लाइन नहीं होती तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। और अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि FTR बहुत ही जल्दी इस मैच को जीत गई, तो बोरिंग नहीं हुआ यहाँ पे कुछ भी। और मैच के बाद FTR कन्फ्रंट करती है रिंग साइड पे बैठी हुई जुरासिक एक्सप्रेस को। फिर से कुछ फिजिकल नहीं होता, लेकिन टीज करा जा रहा है कि जुरासिक एक्सप्रेस शायद नेक्स्ट इन लाइन हो सकते हैं फॉर द टैग टीम टाइटल्स। इसके बाद बैक स्टेज होते हैं एडम पेज और उनकी इंटरव्यू ले रहे होते हैं एलेक्स मार्वेज, और वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा मैच होने वाला है मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी के साथ, लेकिन आखिर तुम्हारे टैग टीम पार्टनर कौन होंगे, क्योंकि तुम्हारे अब कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पे बचे नहीं हैं।
और पीछे से छुप के जो निकल के आते हैं यहाँ पे वो होते हैं एलेक्स रेनॉल्ड्स और जॉन सिल्वर। और वो यहाँ पे एडम पेज को कहते हैं कि हम तुम्हारे पार्टनर बनेंगे। अब पहले तो पेज मना कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जॉन सिल्वर पूछते हैं अगर हम नहीं तो कौन बनेगा भाई तुम्हारा पार्टनर। और फिर एडम पेज सोचते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही बारी के लिए मैं ऐसा करने वाला हूँ, क्योंकि मैं डार्क ऑर्डर ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं ऐसी कोई भी तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूँगा। इसके बाद गाइस डस्टिन रोड्स का मैच होता है अगेंस्ट द नंबर 10 ऑफ द डार्क ऑर्डर। एक बार फिर से एक बहुत ही सिंपल सा मैच था और डस्टिन रोड्स यहाँ पे इसको जीत गए। और मैच के बाद इविल उनो आते हैं बाहर और वो ऑफर करते हैं डस्टिन को कि क्या तुम आके डार्क ऑर्डर का नंबर 7 बनोगे। अब शायद आपको ना पता हो, लेकिन WCW में जो पहला गिमिक था डस्टिन रोड्स का, उसका नाम 7 था, तो वहां पे रेफरेंस दी गई। और इविल उनो ये भी कहते हैं कि भाई देखो डस्टिन, हम तुम्हें रेलिवेंट बना सकते हैं और तुम्हारा नाम रोड्स है और इसके लिए तुम्हारे पे ऑलरेडी प्रेशर है। और इतना तो तुम भी जानते होगे कि AEW में ही सिर्फ तुम तीसरे सबसे रेलिवेंट रोड्स हो, यानी कि कोडी और ब्रांडी तुमसे ऊपर माने जाते हैं। तो डस्टिन को गुस्सा आता है, वो चांटा लगाते हैं यहाँ पे इविल उनो को और डार्क ऑर्डर उन्हें अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उनो रोकते हैं और कहते हैं डस्टिन, जब भी तुम्हें एक्चुअली दिखेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो तुम खुद हमारे पास आओगे। और वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गाइस टोनी शेवानी की इंटरव्यू में देखने को मिलती है ब्रांडी रोड्स एंड शकील ओनील के साथ, क्योंकि ये भी ऑब्वियसली एडवर्टाइज करा गया था कि होने वाला है। तो यहाँ पे शैक बैठे होते हैं और ऑब्वियसली बहुत ही बड़े लग रहे थे वो, और वो कहते हैं कि जेड कारगिल जिन्होंने कन्फ्रंट करा था कोडी को, वो उनके बहुत बड़े फैन है और उनको काफी लंबे समय से जानते भी हैं। और ब्रांडी भी यहाँ पे होती है जिनका ऑब्वियसली जो है वो हार्ट टूटा हुआ है, जेड कारगिल ने उनको अटैक करा था। और वो कहती हैं कि मैं ये बात चाहूंगी कि आगे से ऐसे अटैक्स ना हो और बाकी सारे हमारे सुपरस्टार जो हैं वो सेफ रहें। और ब्रांडी जो है वो हाथ मिलाती हैं यहाँ पे शैक से और ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया। और वो टोनी से भी हाथ मिलाने जाती हैं ताकि वो वहां से चली जाएं, लेकिन शैक उसी समय एक उनके ऊपर शॉट लेते हैं और कहते हैं कि ब्रांडी, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो अपनी आर्म से रिलेटेड तो तुम जेड कारगिल से पूछ सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो क्या कर सकती हैं। और ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो टोनी की ड्रिंक लेती हैं और सीधा फेंकती हैं शैक के मुंह पे और उनको कहती हैं आई एम सिक ऑफ दिस शिट, और उनको बुलाती हैं एक ओवरग्रोन एस होल, और वो वहां से चली जाती हैं। तो ये एक सेगमेंट थी, मैं तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि शैक आके कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर के लिए वो एक मैच लड़ें, लेकिन आज हमें छोटी सी सेगमेंट देखने को मिली। इसके बाद हमें देखने को मिलता है इनर सर्कल का अल्टीमेटम, जहां पे जेरिको ने ये बात बोली थी कि भाई या तो इनर सर्कल अपनी सारी सिचुएशन सॉल्व करके आगे बढ़ जाएगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सैंटाना को छोड़ के बाकी सारे मेंबर्स थे और जेरिको कहते हैं सैंटाना इतनी ज्यादा खुंदक में है कि आज वो काम पे भी नहीं आए। और उसके बाद यहाँ पे सारे मेंबर्स एक एक करके जो हैं वो बात करते हैं कि किस तरीके से उनको इश्यूज हैं। तो MJF कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन मैं वो बंदा था जो कि इनर सर्कल को ज्वाइन करना चाहता था, ना कि वो बंदा जो कि इसमें घुस के इस ग्रुप को तोड़ना चाहता है, इतना मैं बात को क्लियर कर दूं। और उसके बाद वो ब्लेम करते हैं सैमी को उस चीज के लिए जब टॉवल थ्रो करने की वो कोशिश कर रहे थे जेरिको के मैच के टाइम पे, और सैमी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर से इन लोगों की बहस शुरू हो जाती है, लेकिन ओर्टिज माइक उठाते हैं और वो कहते हैं देखो भाई, मुझे पता है हम सबकी सही में बनती नहीं है, लेकिन अगर हमको एज अ ग्रुप आगे बढ़ना है तो हमें ये सब चीजें भुलानी पड़ेंगी और हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि हम एक साथ जो है वो काम कर सकें। और यहाँ पे वो कहते हैं सैमी को कि भाई तुम MJF का हाथ मिलाओ। तो काफी सोचने के बाद सैमी यहाँ पे जेरिको को कहते हैं देखो भाई, मैं तुम्हें कह रहा हूँ और MJF मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, अगर एक बार तुमने कोई ऐसी और गलती करी तो मैं इनर सर्कल को क्विट कर दूंगा। और वो यहाँ पे हाथ मिला लेते हैं MJF से, तो इनकी सिचुएशन हो गई सॉल्व। उसके बाद यहाँ पे जेक हेगर कहते हैं कि भाई मुझे एक प्रॉब्लम है कि ये वार्डलो हमेशा मुझे क्यों स्टेयर करता रहता है, और वार्डलो कहते हैं भाई तुम मुझे क्यों स्टेयर करते रहते हो। तो जेरिको निकालते हैं इसका सिंपल सोल्यूशन और कहते हैं कि भाई तुम एक दूसरे की तरफ मत देखो, ये चीज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे आपस में अपने मैटर को सॉर्ट कर लेते हैं और इनर सर्कल अब एक बार फिर से जो है वो एज अ ग्रुप बन चुका है और वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में सारे कैमरा की तरफ मिडिल फिंगर दिखाते हैं और वही पुराना पोज करते हैं इनर सर्कल का। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक 6 मैन टैग टीम मैच जो कि था एडी किंगस्टन, द ब्लेड एंड द बुचर अगेंस्ट लैंस आर्चर, रे फेनिक्स एंड पेंटा एल ज़ेरो। और यहाँ पे पेंटा जो है वो मैच के पहले एक ब्रॉल होती है, उसमें वो इंजर्ड हो जाते हैं स्टोरी लाइन में और ऑफिशियल्स उनको वापस ले जाते हैं बैक स्टेज। तो काइंड ऑफ एक हैंडीकैप मैच बन गया था और हील टीम ने यहाँ पे विक्ट्री हासिल कर ली, रे फिनिक्स को पिन कर दिया। लेकिन मैच के बाद जो है वो लैंस आर्चर इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और क्लियरली वो दिखाते हैं कि एडी किंगस्टन से उनका रिवेंज अभी भी पेंडिंग है और वो शायद बाद में एक सिंगल्स मैच में ही होगा। इसके बाद एबरडॉन का मैच होता है टेशा प्राइस के साथ, जो कि वो इजीली जीत जाती हैं और मैच के बाद वो वहां पे अटैक करना कंटिन्यू रखती हैं टेशा पे, लेकिन हिकारू शीडा आती हैं सेव के लिए
और उनके पास जो अपनी केंडो स्टिक होती है उससे डायरेक्टली सर पे मारते हैं यहाँ पे एबेडॉन के। और टैशा को जब वो वहाँ से लेके जा रहे होते हैं तो एबेडॉन बिल्कुल अंडरटेकर वाले स्टाइल में ऊपर उठती हैं और सबको डरा देती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमको देखने को मिला। और इसके बाद गाइज आ जाते हैं बाहर केनी ओमेगा एंड डॉन कैलिस, जिनके लिए हम वेट कर रहे थे AEW डायनामाइट पे। वो आए, केनी ओमेगा ने हेलीकॉप्टर के अंदर अपनी एंट्रेंस करी और यहाँ पे आके डॉन कैलिस कहते हैं कि भाई सारे लोग हमसे अभी अपसेट हैं, इनफैक्ट टोनी खान भी, क्योंकि उन्होंने मुझे इन्वाइट करा अपने शो में और मैंने उन्हीं को धोखा दे दिया और ये बहुत बड़ी स्क्रू जॉब वो समझ रहे हैं। लेकिन वेलकम टू द बिजनेस किड, ये लाइन वो कहते हैं टोनी खान के लिए। और वो अपने आप को अब इनविजिबल हैंड के नाम से बुला रहे हैं, क्योंकि हर चीज जो केनी ओमेगा करते आ रहे हैं इस पूरे प्लान में उसमें डॉन कैलिस का भी हाथ था। और वो यहाँ पे ये बात कहते हैं कि जो ओमेगा और जेरिको का मैच हुआ था न्यू जापान प्रो रेसलिंग में, अगर वो वैसे ना हुआ होता जिस तरीके से हमने प्लान करा था तो आज AEW नहीं होती। ये बात टोनी ने खुद भी बोली थी। और उसके बाद केनी ओमेगा माइक्रोफोन लेके कहते हैं कि भाई जो लास्ट वीक हमने किया वो बिल्कुल परफेक्टली प्लान था और सारे लोग जो है वो हमारी बात के लिए गिर गए कि हमने कहा था भाई ये एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है और मैच में कुछ दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे वो कहते हैं कि सम पीपल मेक मैचेस, सम पीपल मेक मनी, बट केनी ओमेगा मेक्स हिस्ट्री। और इसके बाद वो कहते हैं हमारे पास बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए, लेकिन आज हम इसको बचा के रखें। वो कहते हैं गुड नाइट, गुड बाय, साइन ऑफ, और यहाँ से वो चले जाते हैं। तो काइंड ऑफ सिमिलर प्रोमो था। और मैं ये भी कहूँगा कि डॉन कैलिस के साथ आके केनी ओमेगा की प्रोमो एबिलिटी और भी ज़्यादा चमक रही है। कमाल का ये प्रोमो उन्होंने कट करा और जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें उन्होंने दी थी वो कल इम्पैक्ट वाले प्रोमो में ही दे दी थी और काइंड ऑफ ये उसका रिपीट प्रोमो था, लेकिन ये चीज़ हमें देखने को मिली। और फाइनली शो के मेन इवेंट में MJF अगेंस्ट ऑरेंज कैसिडी फॉर द डायनामाइट डायमंड रिंग। और यहाँ पे सारा इनर सर्कल जो था वो रिंग साइड पे था और ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। तो आउट नंबर्ड हो रखे थे वो रिंग साइड पे, तो काफ़ी सारे दोस्तों को अपने वो बुला लेते हैं, इंक्लूडिंग ब्रैंडन कटलर और बहुत सारी टीम्स और भी यहाँ पे आती हैं। और सबके बीच में एक बड़ी ब्रॉल टूट जाती है रिंग साइड पे। रेफरी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड आउट ऑफ नोवेयर मीरो आते हैं यहाँ पे और अटैक कर देते हैं ऑरेंज कैसिडी को। और यहाँ पे इसका फायदा उठा के जो है MJF इस मैच को जीत गए। तो जबकि ऑरेंज कैसिडी 2-3 बार बहुत क्लोज आए, उन्होंने मल्टीपल ऑरेंज पंचेस लगाए, उन्होंने अपना बीच ब्रेक फिनिशर भी लगाया, लेकिन वो इस मैच को नहीं जीत पाए और MJF ने अपनी रिंग को रिटेन कर लिया है। और गाइस मीरो को काफी स्ट्रॉन्ग अभी तक दिखाया तो जा रहा है, लेकिन होगा क्या उनके साथ आखिर हमें अभी तक नहीं पता। इसके बाद हम चलते हैं सीधा NXT पे गाइस। तो फिन बैलर फाइनली वापस आ चुके हैं, वो इस शो को स्टार्ट करते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं फाइनली रेडी हूँ, मैं फिट हूँ एंड आई कैन नाउ डिफेंड माई NXT चैंपियनशिप। और उनको यहाँ पे सबसे पहले बाहर आके कन्फ्रंट करते हैं पीट डन और उसके बाद आते हैं काइल ओराइली और उसके बाद आ जाते हैं डेमियन प्रीस्ट। तो ये तीनों बंदों को मैच चाहिए फिन बैलर से, लेकिन ये फिन बैलर से बात करने के बजाय आपस में ही भैंसते रहते हैं और बैलर यहाँ से धीरे धीरे चुपके से निकल जाते हैं। और डेमियन कहते हैं भाई तुम कहाँ जा रहे हो, और बैलर रिवील करते हैं कि जो Jan 6 को NXT न्यू ईयर्स इविल शो होने वाला है उसमें मैं अपना टाइटल डिफेंड करूंगा, लेकिन वो किसके अगेंस्ट होगा वो मेरा काम नहीं है, वो विलियम रीगल अनाउंस कर देंगे। और यहाँ पे आ जाती हैं बाहर गाइस स्कारलेट बॉर्डो और बहुत टाइम बाद हमें वो देखने को मिली NXT में। और बैलर कहते हैं मुझे पता है स्कारलेट तुम क्या कहने वाली हो, टिक टॉक, और मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी तुम्हारा इंसान है जब भी वो वापस आएगा टेल हिम इफ ही इज रेडी आई एम रेडी। और वो यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट माइक उठा के यहाँ पे कहते हैं स्कारलेट को कि भाई देखो मुझे समझ नहीं आती कि जब भी तुम बाहर आती हो तो क्या कैरियन क्रॉस को गाड़ी में छोड़कर आती हो, वो तुम्हारे साथ यहाँ पे क्यों नहीं है। और यहाँ पे बेसिकली वो कहते हैं कि जब भी अगर हिम्मत हो कैरियन क्रॉस में तो उसको बोलना मुझे फेस टू फेस आके रिंग के अंदर मिले। और यहाँ से वो जो है स्कारलेट चली जाती हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैच होता है जेक एटलस और आइज़ाया स्वर्व स्कॉट का, एक अच्छा मैच जिसके अंदर जेक एटलस जीत गए हैं और एक बार फिर से उनको विक्ट्री मिल गई। और जो स्टोरी चल रही है यहाँ पे वो ये कि जेक एटलस नीड्स द क्रूजर वेट चैंपियनशिप और 2 बैक टू बैक बड़ी विक्ट्रीज हैं। अब कैसे उनको मौका मिलेगा टाइटल के लिए वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद एक टैग टीम मैच, ट्रिपल थ्रेट मैच, इंपीरियम एवर राइज एंड द ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स। एक काफी छोटा मैच था लेकिन अच्छा मैच था और एवर राइज को यहाँ पे डाला गया था पिन लेने के लिए और ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स अभी जस्ट वापस आए तो उनको एक विक्ट्री दी गई और यहाँ पे वो इस मैच को जीत गए। इसके बाद बैक स्टेज गाइस टोनी स्टॉर्म की इंटरव्यू हो रही होती है और वो कहती हैं कि अब वॉर गेम्स खत्म हो गई हैं और मेरे पास एक ही चीज है अचीव करने के लिए एंड दैट इज टू विन द NXT विमेंस चैंपियनशिप। और यहाँ पे इयो शिराई आती हैं और वो कहती हैं देखो भाई मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आई जस्ट डोंट लाइक यू। और वो अटैक कर देते हैं टोनी को और ये लड़ते लड़ते रिंग के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही इयो शिराई अपनी मून सॉल्ट लगाने वाली होती हैं एम्बर मून भी आती हैं और वो अटैक करती हैं टोनी स्टॉर्म को, उनको रिंग में फेंकती हैं और उसके बाद इयो शिराई अपनी मून सॉल्ट लगा देती हैं ऑन टोनी स्टॉर्म। तो क्लियरली पता लग रहा है कि 3, 4, 5 कंटेंडर पॉसिबल हैं इस समय NXT विमेंस चैंपियन के, उसके बारे में अभी बात करेंगे। इसके बाद मैच होता है टोमासो चांपा का अगेंस्ट कैमरन ग्राइम्स और वो कहते हैं कि कैमरन ग्राइम्स भाई बहुत बन रहे हैं अपने आप को, तो अगली जो है निशाना मेरा वो
है और यहाँ पे वो इस मैच को जीत भी जाते हैं। रिंग साइड बैठे होते हैं टिमोथी थैचर और टोमासो चांपा वहाँ से निकल जाते हैं मैच के बाद। और कैमरन ग्राइम्स खुश नहीं होते टिमोथी थैचर से, लेकिन थैचर उनकी एंकल को तोड़ देते हैं, वहीं उन्हें फेंक देते हैं और यहाँ से वो चले जाते हैं। इसके बाद ज़ाया ली और बोआ की जो मिस्टीरियस स्टोरी लाइन है गाइस, वो हमें कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी आज। और यहाँ पे बेसिकली हमें देखने को मिला उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करा जा रहा है, उनको केंडो स्टिक से मल्टीपल अटैक्स करे जा रहे हैं, उनकी फिस्ट जो है उससे खून निकले जा रहा है। पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उनको किसी चीज़ के लिए ट्रेन करा जा रहा है, ऐसा मुझे फील हुआ। इसके बाद द गार्गानोज आ जाते हैं बाहर, ऑब्वियसली इंडी हार्टवेल और ऑस्टिन थ्योरी के साथ। और जॉनी गार्गानो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो तीसरी बार नॉर्थ अमेरिकन टाइटल जीत चुके हैं। और वो कैंडिस लेरे को कहते हैं भाई मैंने तुम्हारे लिए इटली से ओवरनाइट शिपिंग के पैसे देके गिफ्ट मंगवाया है, और वो काइंड ऑफ एक ट्रॉफी थी जिसके ऊपर सर लगा हुआ है शॉर्टजी ब्लैक हार्ट का। तो ये उन्होंने गिफ्ट दिया कैंडिस लेरे को और ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और बाहर आ जाते हैं डेमियन प्रीस्ट, लेकिन गाइस डेमियन प्रीस्ट इससे पहले कुछ बोलते खास पीछे से आ जाते हैं कैरियन क्रॉस। तो जो उन्होंने चैलेंज दिया था कैरियन को कि आओ तुम, फाइनली इतने समय बाद हमें कैरियन क्रॉस देखने को मिल गए हैं NXT के अंदर। और क्लियर है बात कि उनके अगले अपोनेंट होने वाले हैं डेमियन प्रीस्ट, वेरी एक्साइटिंग। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आखिर कौन होगा नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के लिए अगला अपोनेंट, वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद पीट डन का मैच देखने को मिलता है किलियन डेन के साथ। ये एक बैक स्टेज ब्रॉल के बाद बिल्ड करा गया था गाइज। और यहाँ पे रिंग साइड पे थे ओनी लोरकन एंड डैनी बर्च, और वो कोशिश करते हैं इंटरफेयर करने की, लेकिन ड्रेक मैवरिक आ जाते हैं स्टील चेयर लेके और वो बेसिकली यहाँ पे उनको भगाते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ क्लियर हो गया, अब किलियन डेन जीत सकते हैं, लेकिन ये दोनों बंदे पीछे से फिर से आते हैं और अटैक करते हैं यहाँ पे ड्रेक मैवरिक को, और इसका फायदा उठा के पीट डन इस मैच को जीत जाते हैं। और ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई यहाँ पे किलियन डेन को। इसके बाद फाइनली गाइज मेन इवेंट में राक्वेल गोंजालेस अगेंस्ट एम्बर मून का मैच हमें देखने को मिलता है। एक काफ़ी कमाल का मैच था मैं कहना चाहूँगा, और ये दूसरी तीसरी बार है कि अब मैं राक्वेल गोंजालेस से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहा हूँ, और वो डेफिनेटली NXT चैंपियन मटीरियल लग रही है मुझे फ्यूचर में। और इन दोनों का जो मैच देखने को मिला अच्छा था, और राक्वेल गोंजालेस यहाँ पे एक बार फिर से क्लीन जीत गई हैं। और मैच के बाद टोनी स्टॉर्म आती है एम्बर मून से अपना बदला लेने, उन पे अटैक करने, लेकिन इस बार रिया रिप्ली भी आ जाती हैं बाहर, और राक्वेल गोंजालेस कहते हैं कि भाई टोनी तुम निकलो यहाँ से, और उसके बाद वो यहाँ पे कन्फ्रंट करती हैं रिया रिप्ली को, और इसी तरीके से गाइस ये शो ऑफ द एयर चले जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए टोनी स्टॉर्म, एम्बर मून, राक्वेल गोंजालेस, रिया रिप्ली और कैंडिस लेरे, ये 5-6 ऐसे लोग हैं जो कोई भी अगर चैलेंज करेगा तो सेंस बनेगी टाइटल के लिए, और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा आखिर वो कैसे नेक्स्ट नंबर 1 कंटेंडर डिसाइड करा जाएगा। तो गाइस आज दोनों शोज में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो डेफिनेटली लंबी है, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आई है इसे लाइक करें, दोनों शोज के बारे में ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।